सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रथम वर्ष पेपर फर्स्ट प्राचीन भारत के इतिहास। इसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम थोड़ा सा संक्षिप्त में सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में जान लेते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता वैदिक सभ्यता से भी अधिक प्राचीन है और देश की सुविकसित सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास है। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और राजस्थान में बहने वाली सरस्वती नदी के किनारों पर भी इस संस्कृति से समानता रखने वाली संस्कृति का विकास हुआ है, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं, क्योंकि समस्त जो बड़े नगर मिले हैं उनका केंद्र हड़प्पा को माना गया है और हड़प्पा को केंद्र में रख करके और सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो हड़प्पा में पाया गया है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि ये जो सभ्यता है इसके उत्खनन के बारे में, कि इस सभ्यता का उत्खनन कब और कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने सिंधु प्रदेश के बारे में उसके ऐतिहासिक महत्व को जो अवगत कराया और उस क्षेत्र के अंतर्गत जो उत्खनन का कार्य प्रारंभ करा, उसके अंतर्गत सबसे पहले 1920 के अंतर्गत जो हड़प्पा नगर का कार्य प्रारंभ हुआ गया और इस जो नगर है उसका उत्खनन का कार्य श्री दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, ये दो व्यक्ति थे। इन्होंने इस कार्य में सर्वप्रथम अग्रणीय रहे ये दोनों, और यहाँ की खुदाई में इन्होंने एक भव्य नगर के भग्नावशेष को खोजा। उसके पश्चात 2 वर्ष के पश्चात 1922 के अंतर्गत श्री राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में जो सिंध प्रांत है जिसके अंतर्गत लरकाना जो जिला है उसकी खुदाई का काम किया और इन्होंने मोहनजोदड़ो के भव्य जो नगर है उसके जो अवशेष हैं उनको लोगों के सामने लेकर के आए। इन दोनों जो खुदाई हैं विद्यार्थियों, ये बात हम अच्छे से जान लेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के मध्य लगभग 350 किलोमीटर की दूरी है, किंतु दोनों स्थानों की खुदाई में प्राप्त जो अवशेष थे उसमें साम्यता थी, समानता थी, और उनका अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम ये एक मार्शल एक बहुत बड़े इतिहासवेत्ता हुआ है, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि ये अवशेष किसी अति प्राचीन पूर्व ऐतिहासिक सभ्यता के प्रतीक है। तो विद्यार्थियों, अब हमने इसके उत्खनन के बारे में जान लिया। अब हम इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, इसका बहुत लंबा क्षेत्र है और विशेष रूप से इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, राजस्थान के अंतर्गत कालीबंगा, हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, गुजरात, उत्तरी भारत व गंगा घाटी के आसपास का क्षेत्र था वो व्याप्त था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे और एक पिगट महोदय हुए हैं इतिहासवेत्ता, जिनके अनुसार ये दोनों नगर जो हैं इन बड़े साम्राज्य की 2 राजधानियाँ रही हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में क्वेटा, किली, गुल मोहम्मद, मुंडीगार्क नदी के किनारे भी हड़प्पा सभ्यता के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र है वो बहुत अधिक व्याप्त था। और अगर हम संक्षिप्त में बात करें तो पश्चिम के अंतर्गत सुतकगेंडोर और पूर्व में आलमगीर मेरठ के अंतर्गत और उत्तर में मांडा जो कि कश्मीर के आसपास के क्षेत्र में है और दक्षिण में दायमाबाद, इस क्षेत्र के अंतर्गत इसका विस्तार हुआ है। यदि हम इस सभ्यता को किलोमीटर के बारे में जानें तो इस सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक, अगर हम पूर्व से पश्चिम तक बात करें, यदि आलमगीर से लेकर के सुतकगेंडोर तक का जो क्षेत्र है वो 1600 किलोमीटर है, और जो उत्तर का क्षेत्र जो मांडा है उससे लेकर के दायमाबाद की बात करें तो 1100 किलोमीटर का जो है वो क्षेत्र नापा है श्री रंगनाथ राव के अनुसार। डॉक्टर रंगनाथ राव ने अपना जो रिसर्च हुआ उस रिसर्च में उन्होंने ये दूरी नापी है।
इस जो सभ्यता है इसमें कुछ बड़े विशाल नगर भी हैं, और बड़े नगरों के अंतर्गत जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार, बनावली, और इसके अलावा सुतकगेंडोर, सुतकाहो, बालाकोट पश्चिमी एशिया के जो महत्वपूर्ण नगर है जिन्होंने उसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता के अंतर्गत व्यापार में भी बड़ी भूमिका निभाई है। तो विद्यार्थी ये हमने इस सभ्यता का उत्खनन और इसके विस्तार के क्षेत्र को जान लिया है। विद्यार्थियों अब हम बात करेंगे इस सभ्यता के कालक्रम के बारे में कि इस सभ्यता का काल या समय कब रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम के लिए अनेक विद्वानों में परस्पर मतभेद है। कुछ लोग इसका कार्यकाल अलग मानते हैं और कुछ अलग। सिंधु सभ्यता को सबसे प्राचीन तथा प्रारंभिक मानते हैं। प्रमुख अंग्रेज जो हैं पुरातत्वज्ञ सर जॉन मार्शल ने इसका जो समय है 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित किया है। इसके अलावा भारतीय जो इतिहासवेत्ता है डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, उनके अनुसार इस सभ्यता का समय 3250 ईसा पूर्व के आसपास माना है। इसके अलावा अनेक जो विद्वान हैं जो इतिहासवेत्ता है जिसके अंतर्गत इस जो सभ्यता है उसके कालक्रम को लेकर के क्या है मतभेद है। डॉक्टर फ्रैंकफर्ट ने इसका जो समय है वो 2800 ईसा पूर्व के आसपास माना है। डॉक्टर राधाकृष्णन है जिनके अनुसार इसका समय है 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2250 यानी 2250 ईसा पूर्व के आसपास का समय माना है। इन सब के बावजूद भी जो ज़्यादातर एक जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय लिया गया है कार्बन 14 पद्धति के अनुसार, जिसके आधार पर हम कालक्रम को निर्धारित करते हैं। तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जो समय निर्धारित किया गया है उसी पर ज़्यादातर जो वैज्ञानिक हैं, ज़्यादातर जो इतिहासवेत्ता हैं उन्होंने अपनी मुहर भी लगाई है, और वह समय है 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का। तो हड़प्पा का जो कालक्रम है उसको लेकर के कई प्रश्न बने हुए हैं, परंतु इन संदेह के अतिरिक्त भी एक समय जो ज़्यादातर माना गया है वो है 2350 से लेकर के ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, और उससे के बाद में जब है अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो विद्यार्थियों आगे हम बात करते हैं इसी क्रम के अंतर्गत इस सभ्यता के निर्माताओं के बारे में। तो विद्यार्थियों हम बात करते हैं इस सभ्यता के निर्माताओं के लिए। आखिरकार इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, इसको लेकर भी जो है इतिहासवेत्ता है उसमें मतभेद बना हुआ है, और अलग अलग विद्वानों की इस संबंध में अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग मानते हैं थे कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे या सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो निवासी थे वो मिश्रित जाति के थे। कुछ लोगों के अनुसार वो द्रविड़ थे और कुछ लोग उसे आर्य मानते थे। ये तीन मान्यता काफ़ी बनी हुई है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर रामचंद्र गुहा है उसने अपने रिसर्च के अंतर्गत कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किसी एक नस्ल अथवा जाति के लोगों का नहीं हुआ, अपितु ये क्या है मिश्रित जाति है। और हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, एक नागरीय सभ्यता थी, और इसका मुख्य जो कार्य था वो व्यापार वाणिज्य था, और आजीविका की तलाश में अनेक जो प्रजातियां हैं वो यहाँ आकर के बस गई। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो विभिन्न पुरातत्ववेत्ता हैं उसके अंतर्गत जो प्राप्त किए गए जो नर कंकाल है उनकी जो शारीरिक बनावट है वो भी अलग अलग है, लेकिन जो मानव शास्त्र के जो वैज्ञानिक हैं या मानव शास्त्र जानने वाले व्यक्ति हैं उनके अनुसार इसके अंतर्गत 4 नस्लें। विद्यार्थियों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा भी गया है, आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि 4 नस्लें पूछी गई हैं। 4 नस्लों को आधार माना गया है, जिस आधार पर हड़प्पा सभ्यता को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की गई है। वो सभ्यता के निर्माता हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलियन, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन। विद्यार्थियों आप अच्छे से याद रखेंगे इन 4 जो हैं प्रजातियां या नस्ल हैं जिनसे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है, जिन्हें हड़प्पा सभ्यता के निर्माता माना है। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं विद्यार्थियों, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है
उसकी विशेषता हैं, जो उन विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इन विशेषताओं के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता का नगर निर्माण की। आखिरकार सिंधु सरस्वती सभ्यता का नगर निर्माण कैसा हुआ है। सिंधु सरस्वती सभ्यता है जिसके अंदर बड़े बड़े नगर अस्तित्व के अंदर आए थे। नगर योजना तथा जो उसकी स्थापत्य कला थी वो अत्यंत ही सुस्पष्ट थी और हड़प्पा सभ्यता द्वारा प्राप्त विकास का जो स्तर है वो अत्यंत ही उच्च था। ऐसे हमें वहाँ पर लक्षण नज़र आते हैं। प्रमुख नगरों की हम बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा ये इसके प्रमुख नगर थे। और ये नगर, खास बात ये थी कि ये नगर जो है नदियों के किनारे बसे हुए थे और जब वर्षा आती थी तो वर्षा के कारण जो है उस क्षेत्र के अंतर्गत, उन नगरों के अंतर्गत बहुत अधिक कृषि उपजाऊ भूमि होती थी और पूरे साल के अंतर्गत जो जल पूरित नदियाँ रहती थी, जहाँ एक और व्यापार इनका मुख्य सोर्स था, वहीं जीवन यापन के लिए अनेक प्रकार के जो उपकरण हैं वह भी उसमें सहायक थी। जब हम उसके अन्नागार पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि जो अधिशेष अन्न था उसको स्टोर करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि जो नगर में रहने वाले जो लोग थे अत्यंत ही विकसित सभ्यता से परिचय रखते थे, ऐसा हम मान सकते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो नगर हमें खुदाई से मिले हैं, जिससे आधार लगाया जाता है कि वह नगर क्या थे, एक योजनाबद्ध नगर थे। योजना के अनुसार उनका विकास हुआ था, जो नगर का निर्माण हुआ था वो योजनाबद्ध तरीके से हुआ गया था। ऐसा हम उसको देख करके अंदाज़ा लगाते हैं। योजना बनाने वाले तथा रचना करने वाले इंजीनियर लोग जो है कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाते हैं कि बहुत रचना शास्त्र के अनुभवी होंगे और बहुत अधिक जो है उसको निरीक्षण करके अनुभवों के आधार पर उसको किया, जो है नगर का निर्माण किया होगा। इसके अतिरिक्त जो मोहनजोदड़ो है वो आज भी सिंधु नदी से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि किसी भी समय पर वहाँ पर किसी भी समय उस तट पर स्थित था। और विद्वानों के अनुसार इस नगर में कम से कम 2 बार बाढ़ आई थी और विनाश के बाद पुनः जो भग्नावशेष है वहीं पर पुनः नगर को बसाया गया था। इस प्रकार किसी समय जो हड़प्पा नगर है वो रावी नदी के तट पर स्थित था और रावी नदी से वो 9 से 10 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ था। कुल मिलाकर के बात ये कहने का है कि इन नगरों के अंतर्गत या इस सभ्यता के अंतर्गत जो उसके प्रमुख नगर थे उनको समय समय पर क्या था, बाढ़ का सामना करना पड़ा था। लेकिन इन नगरों ने जो है अपने आप को विकसित नगर का परिचय देते हुए जैसे ही बाढ़ चली जाती तो उन भग्नावशेषों पर फिर से जो है पुनः नगर बनाने की कोशिश की है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं इसका जो अगला जो है बिंदु है दुर्ग या गढ़ी। तो जो अनुमान लगाया जाता है उत्खनन के आधार पर कि 2 प्रकार के नगर थे। एक तो जो नगर था वो जो ऊंचाई पर या दुर्ग पर जो है बस्ती स्थापित करी थी नगरों के अंतर्गत, और एक उसका होता था ऊपरी स्तर और निचला स्तर। तो ऊपरी स्तर पर पुरोहित या उच्च वर्ग के शासक रहते थे ऐसा माना जाता था और जन सामान्य निम्न वर्ग के लोग निचले स्तर पर रहा जाता था। ऊंचे स्तर वाले स्थान को दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था। कई जगह उनका उल्लेख में कोट भी नाम से मिलता है, जिसमें नगर रक्षक या अधिकारी या पुरोहित वर्ग या कोई शासक वर्ग उसके अंतर्गत रहते थे। इसके अलावा नगर का दूसरा हिस्सा सामान्य लोगों के लिए होता था और वो आयताकार चबूतरे पर बना होता था। दुर्ग का निर्माण शेष नगर से ऊपर उठे ईंट के चबूतरे पे किया जाता था और वो निचले स्तर पे हम बता चुके हैं। इसके अलावा जैसे कि कालीबंगा की खुदाई से पता चलता है कि गढ़ी को निचले नगर से केवल 2 प्रवेश मार्ग से जोड़ता था और आवश्यकता पड़ने पर इन प्रवेश मार्गों को काटा भी जाता था। और इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता की सड़कें और गलियाँ। देखो विद्यार्थियों, सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो सड़कें हैं वो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई थी और जो इसका समस्त नगर है वो उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम जो है 2 राजमार्ग थे और इनकी सबसे बड़ी बात थी कि सड़कें थी वो एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी
और संपूर्ण पर उसके जिस प्रकार से संपूर्ण पर काटने पर उसके कई सारे टुकड़े हो जाते थे, तो माना जाता है कि चेस बोर्ड पद्धति पर इसका जो है नगर नियोजन है, सड़कों का नगर नियोजन है, वो आधारित था। और इन दोनों प्रमुख राजमार्गों के मिलाप स्थल पर चौराहे बने होते थे। नगरों की मुख्य सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थी। मोहनजोदड़ो में उत्तर से दक्षिण वाला जो राजमार्ग है वो 33 फीट चौड़ा तक माना गया है। सड़कों की इतनी अधिक चौड़ाई थी, इस बात को सूचित करती है कि वहाँ पर काफ़ी यातायात रहा होगा। इस प्रकार अन्य जो सहायक सड़कों को उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम सीधी जाती हुई एक संपूर्ण पर काटती हुई समस्त नगरों को छोटे छोटे खंडों पर काटती थी। और ये सड़कें थी जो सामान्यतः मिट्टी की बनी होती थी, परंतु इनकी सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता था। सड़कों पर स्थान स्थान पर कूड़ा करकट डालने के लिए एक मिट्टी के पात्र रखे जाते थे, अथवा सड़कों के किनारे जो थे स्थान पर गड्ढे खोद दिए जाते थे। तो हड़प्पा की खुदाई में इस प्रकार के कई गड्ढे मिले हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि जगह जगह कूड़ा करकट को नियमित रूप से बाहर फेंकने की व्यवस्था भी रही होगी। इससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं वह अपने नगरों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते होंगे। तो विद्यार्थियों, हमने